हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023। और आज का दोस्तों यानी कि चैप्टर ट्रांसफार्मर है, और जो कि ट्रांसफार्मर से हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ट्रांसफार्मर का आज पार्ट 3 होगा। इससे यानी कि पहले जो है 2 पार्ट अपलोड है, आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर वॉच नहीं किए हैं तो वहाँ से जा करके वॉच कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को यानी कि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लगभग यानी कि 80-85 क्वेश्चन है, यानी कि इस ट्रांसफार्मर का जो MCQ है एक्सेप्टेड समझिए इस बार का। जो क्वेश्चन इससे बाहर आने की संभावना अगर ट्रांसफार्मर से पूछे तो नहीं आने की संभावना है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर करके जाइए एग्जाम से पहले, ठीक है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होता है, ठीक है। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस यानी कि सेक्शन एरिया जो होता है कौन सा का, यानी किसका यानी कि अधिक होता है वो हमको बताना। और दोस्तों यानी कि जो अधिक जो होता है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग का होता है, ठीक है। जिसको यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है जी, ठीक है। इसका यानी कि क्या होता है दोस्तों, यानी कि अधिक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ऑप्शन किस में दिया है, कम वोल्टेज वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर ए में है, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी में दिया है उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि दोस्तों यानी कि कम होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो होता है यानी कि कम वोल्टेज वाइंडिंग का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए इसका सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर किस राशि को ट्रांसफर करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ ट्रांसफर वाली बात कर रहा है, ठीक है ना, ट्रांसफर वाली बात हमसे कर रहा है। क्वेश्चंस में पूछ रहा है यानी कि ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर कह रहा है। और वोल्टेज को ट्रांसफार्मर क्या करता है, देखिए वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज और करंट लिखिए, वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज और करंट को क्या या तो अप करेगा या तो यानी कि डाउन करेगा। लेकिन ट्रांसफर की बात अगर किया जाए तो पावर को ट्रांसफर करता है। किसको, पावर को ट्रांसफर करता है। अगर आप लोग अच्छा से अगर नहीं पढ़े होते तो क्या करते, वहाँ पे वोल्टेज मार के आ जाते, क्योंकि जानते हैं आवृत्ति को तो बदल नहीं सकता है ना। लेकिन ट्रांसफर की बात कर रहा है तो यानी कि शक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज और करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से यानी कि कितना, एक ही प्रश्न से यानी कि कितना क्वेश्चन इसमें यानी कि बन रहा है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट जो दिया है एक क्वेश्चन में कितना और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग एग्जाम में। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि शक्ति होगा, शक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर DC आपूर्ति की वोल्टेज को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि अच्छा यानी कि ये क्यों नहीं कर सकता है ये पूछ दिया है, ठीक है ना क्वेश्चन में। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि DC वोल्टेज को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बी में है, एक DC सर्किट में अधिक नुकसान होता है। चलिए सी भी पढ़ लेते हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम वैध नहीं है, क्योंकि फ्लक्स के परिवर्तन की दर शून्य है। एकदम राइट आंसर यही है दोस्तों। यानी कि DC जो है यानी कि उस बात को पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो है यानी कि फ्लक्स परिवर्तन का दर होता है लगभग 0 होता है। क्या होता है, ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो होता है दोस्तों यानी कि 0 होता है, ठीक है, लगभग यानी कि 0 होता है। इसलिए ये ट्रांसफार्मर जो है DC पे वर्क नहीं करता है। आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स होता है। क्या पूछ रहा है, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स के बारे में हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स क्या होता है वो बताना है। तो दोस्तों यानी कि ये जो होता है सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स जो होता है कम सेकेंडरी प्रेरित EMF होता है। क्या होता है, कम सेकेंडरी प्रेरित EMF। ऑप्शन ए में है, राइट आंसर इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पावर ट्रांसफार्मर में स्थिर होता है। कौन सा, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर में कह रहा है। और पावर ट्रांसफार्मर जो स्थिर होता है वो हमको बताना है। ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि वोल्टेज डिवाइस स्थिर रहता है, ठीक है। बी में कह रहा है करंट डिवाइस, और सी में कह रहा है यानी कि पावर। तो दोस्तों यानी कि स्थिर जो रहता है यानी कि पावर स्थिर रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आयरन कोर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। आयरन कोर जो प्रदान करते हैं वो क्यों करते हैं वो हमको बताना है। ए में कह रहा है दोस्तों
प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कपलिंग प्रदान करने के लिए ठीक है। बी में है यानी कि आपसी फ्लक्स की आयाम को बढ़ाने के लिए ठीक है। सी में है यानी कि चुंबकीय धारा के आयाम को कम करने के लिए भी ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानांतर में काम करने वाले दो ट्रांसफार्मर किन फैक्टर के आधार पर लोड शेयर करेंगे। तो दोस्तों यानी कि लोड जो शेयर करता है ये यानी कि प्रति यूनिट प्रतिबाधा के हिसाब से, ठीक है, प्रति यूनिट प्रतिबाधा, ठीक है, प्रति यूनिट यानी कि प्रतिबाधा के सिद्धांत पे शेयर करता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया है निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है, ठीक है। तो करंट को बदल सकते हैं, अप और डाउन कर सकते हैं, वोल्टेज को भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि इसको बदला नहीं जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं सकते हैं। तो नहीं वाला पूछा है, राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक तक ऊर्जा पहुँचाई जाती है, ठीक है। प्राथमिक से द्वितीयक तो जो ऊर्जा यानी कि पहुंचता है वो फ्लक्स के द्वारा, किसके द्वारा, फ्लक्स के द्वारा, ठीक है। ए में कह रहा है कूलिंग कॉइल के माध्यम से, तो कॉइल के माध्यम से नहीं, हवा के माध्यम से भी नहीं, ये जो होता है दोस्तों फ्लक्स के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया है, एक ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन में डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर में जो कोर लेमिनेशन होता है किस कारण से करते हैं वो हमको बताना है। और दोस्त यानी कि कोर लेमिनेशन जो किया जाता है ईडी करंट को कम करने के लिए, ठीक है, ईडी करंट को कम करने के लिए। ऑप्शन किस में दिया है, ए में हिस्टेसिस क्षति, तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करेंगे तब ये कम होगा, लेकिन यानी कि ईडी करंट का लेमिनेट करने के लिए, लिमिनेट अगर किया जाएगा तो यह क्या होगा दोस्तों, यानी कि लेमिनेशन करने से करंट ईडी करंट लॉस कम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन द्वारा उत्पादित यांत्रिक कंपन की डिग्री किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों यानी कि यांत्रिक कंपन की डिग्री जो निर्भर करता है वो क्या है, ऑप्शन ए में क्लैंपिंग की जकड़न, ठीक है भाई, कैसे यानी कि पकड़ा है उस पर निर्भर करेगा। लेमिनेशन के गज पे भी, लेमिनेशन का आकार, तो सभी पे डिपेंड करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया नो लोड करंट आमतौर पर फुल लोड करंट का कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों यानी कि नो लोड करंट जो होता है, ठीक है, यानी कि फुल लोड करंट का जो होता है वो हमको बताना है। और फुल लोड करंट का जो होता है यानी कि 2 से लेकर के यानी कि 5% तक होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है 2 से 5%। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ट्रांसफार्मर में कोई नो लोड टेस्ट ज्ञात करने के लिए किया जाता है, कौन सा, यानी कि नो लोड। और नो लोड टेस्ट जो ज्ञात करने के लिए किया जाता है वो हमको बताना है दोस्तों। यानी कि ट्रांसफार्मर पे नो लोड टेस्ट ज्ञात करने के लिए जो करते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट और हानियाँ, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट और यानी कि लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, मैग्नेटाइजिंग करंट और हानियाँ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, ये में है तांबा हानि, तो ये जो है यानी कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा यानी कि ज्ञात होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा, और इफेंसी तो इसके द्वारा नहीं ज्ञात करेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफार्मर पर यानी कि शपनर का परीक्षण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि शपनर का जो परीक्षण किसके ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यानी कि तापमान, ठीक है, यानी कि तापमान को ज्ञात करने के लिए शपनर परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है तापमान। राइट आंसर ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, ठीक है ना, आदर्श का कह रहा है यानी कि आइडियल का पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर का जो दक्षता होता है वो हमको बताना है। और आइडियल ट्रांसफार्मर का जो दक्षता होता है लगभग यानी कि 98% तक होता है। कितना तक होता है दोस्तों, 98% तक होता है। कहीं कहीं ऑप्शन में अगर यानी कि 25 और 30, अगर यहाँ पे 40% रहता तो वहाँ पे क्या यानी कि 100% वाला को टिक करते, लेकिन ऐसा नहीं, 98% है। तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। कोई कोई बुक में आपको अगर ये भी है तो यानी कि इसको टिक किए होंगे, ठीक है ना, ऑप्शन ये आंसर सही किए होंगे। लेकिन एग्जाम में अगर पूछे क्वेश्चन ये ऑप्शन रहे तो उसमें 98% मारना है, ठीक है। अब अगर नहीं रहे 98%, यहाँ पर जैसे 50% है, डी में 25% है, अगर बी में रहा 30% या 70%, तो वहाँ पे 100% टिक करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है, CRGO के का फुल फॉर्म है, के लिए अनुमान्य फ्लक्स घनत्व क्या है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो होता है CRGO का, ठीक है, CRGO का जो ये अनुमान्य फ्लक्स होता है 1.7 वेबर, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया है ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री आमतौर पर क्या है, ठीक है, कोर के लिए कह रहा है। और दोस्तों यानी कि कोर के लिए जो प्रयोग करते हैं यानी कि सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन यानी कि स्टील का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। लकड़ी का प्रयोग तो नहीं करेंगे, नहीं तांबा का, नहीं एल्युमिनियम का, यानी कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है कोर निर्माण के लिए। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया है ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट और वोल्टेज में संबंध होता है, ठीक है, नो लोड करंट और वोल्टेज में जो संबंध होता है क्या होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो है लगभग जो है यानी कि वोल्टेज से यानी कि क्या होता है, यानी कि 75 डिग्री पीछे रहता है, क्या होता है, ठीक है, ओनली फॉर नो लोड के केस में कह रहे हैं 75 डिग्री से वोल्टेज से पीछे रहता है करंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी, ठीक है, ट्रांसफार्मर का कहा रहा है। और दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर की दक्षता की अगर बात किया जाए तो कॉपर लॉस, ठीक है, यानी कि कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस, ठीक है, आयरन लॉस हो तो यानी कि दक्षता जो होगा लगभग यानी कि ठीक है, लगभग जो होगा दोस्तों यानी कि 98% यानी कि ज़्यादा होता है जब दोनों बराबर हो, आयरन लॉस भी और कॉपर लॉस भी। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ताम्र हानि बराबर हिस्टेसिस हानि, ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है यानी कि ताम्र हानि बराबर हिस्टेसिस हानि, तो इससे तो होगा नहीं। हिस्टेसिस हानि बराबर एडी करंट, इससे ये भी बराबर होगा तो अधिक दक्षता नहीं होगा। एडी करंट हानि बराबर तांबे हानि, ये भी बराबर होगा तो नहीं होगा, दक्षता अधिक। डी में है तांबे की हानि बराबर लोहे की हानि, तो यानी कि ये जो होगा दोस्तों दोनों आपस में बराबर, तो क्या होगा, दक्षता एग्जैक्टली यानी कि हाई होगा। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आज का दिया है ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग में घुमावों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो यानी कि हाई वोल्टेज साइड में दोस्तों, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड में यानी कि घुमाव की संख्या क्या होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड में। ए में है कम वोल्टेज वाइंडिंग, तो कम वोल्टेज वाइंडिंग में नहीं होगा, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में घुमाव की संख्या ज़्यादा होता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक वाइंडिंग जो है किस प्रकार से जुड़ा होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक वाइंडिंग होता है वो इनमें कह रहा है हमेशा एक कम वोल्टेज वाइंडिंग होती है, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, ऐसा भी नहीं होता है। या तो कम वोल्टेज वाइंडिंग होगा या तो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर किस प्रकार का है उस पर ये डिपेंड करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है एक ट्रांसफार्मर में एक चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह का मार्ग होना चाहिए, ठीक है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह का मार्ग जो होना चाहिए क्या होना चाहिए वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि ये जो होना चाहिए ये यानी कि निम्न प्रतिघात वाला होना चाहिए, ठीक है, यानी कि निम्न, ठीक है, यानी कि निम्न, ठीक है, निम्न प्रतिघात वाला होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है, निम्न प्रतिघात। ए में कह रहा है यानी कि उच्च प्रतिरोध, तो प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं, उच्च प्रतिघात वाला नहीं होना चाहिए। निम्न प्रतिरोध से तो कोई मतलब नहीं, प्रतिरोध वाला को पहले काट दीजिए, निम्न प्रतिघात होना चाहिए जो कि ऑप्शन डी में है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है यानी कि पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की एक सामान्य विधि है, कौन सा, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर को, ठीक है, और यानी कि पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का एक महत्वपूर्ण विधि है, उसको यानी कि तेल कूलिंग कहा जाता है, ठीक है, तेल यानी कि कूलिंग कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, तेल कूलिंग। ए में है यानी कि प्राकृतिक हवा कूलिंग, ये तो नहीं है, एयर ब्लास्ट भी नहीं है। राइट आंसर जो होगा तेल कूलिंग होगा जो कि ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ ट्रांसफार्मर में वोल्टेज से नो लोड धारा कितने डिग्री पीछे रहता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर में जो आगे पीछे की अगर बात पूछे तो यानी 75 डिग्री से आगे पीछे होता है, अभी नो लोड करंट की बात पूछे तो राइट आंसर जो कि डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वोल्टेज के लिए किसी दिए गए ट्रांसफार्मर में लोड परिवर्तन के बावजूद लगातार होने वाले नुकसान है। तो ये जो होता है दोस्तों यानी कि तांबे का नुकसान, ठीक है, यानी कि लोड परिवर्तन के कारण जो ज़्यादा नुकसान होता है यानी कि तांबे के नुकसान होता है। क्या होता है? तांबे के नुकसान होता है। ऑप्शन किस में दिया है? तांबे का नुकसान। ए में घर्षण और समापन नुकसान, तो ऐसा नहीं होता है। बी में तांबे का नुकसान, ये तो यानी कि ज़्यादा होता है लोड परिवर्तन के कारण। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों और बी सी में कह रहा है हिस्टेसिस और एडी करंट, दोस्तों यानी कि ये भी सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि सी को माना जाएगा, क्योंकि एडी करंट में ही यानी कि तांबा लॉस आ जाए, क्या होगा यानी कि आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है, यदि समानांतर में काम करने वाले दो ट्रांसफार्मर में बाधाएं प्रतिशत में अलग अलग है तो, ठीक है, अगर अलग अलग है तो क्या करना होगा वो हमको बताना है। और दोस्तों जब अलग अलग है इनमें कह रहा है यानी कि ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर समान होंगे, ऐसा भी नहीं है। समानांतर संचालन संभव नहीं होगा, ठीक है। डी में समानांतर ऑपरेशन संभव होगा, लेकिन जिस पावर फैक्टर में दो ट्रांसफार्मर काम करते हैं उनके आम लोड पावर फैक्टर अलग होंगे, ठीक है भाई, एकदम राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर में टेपिंग आमतौर पर प्रदान की जाती है, ठीक है। टेपिंग जो प्रदान किया जाता है किस पे करते हैं वो हमको बताना है। और टेपिंग जो दोस्तों यानी कि प्रदान किया जाता है यानी कि हाई वोल्टेज साइड में, किस में? टेपिंग हाई वोल्टेज में करते हैं, और जबकि शॉर्ट जो करते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाता है, ठीक है। हाई वोल्टेज साइड को ऑप्शन किस में दिया है? हाई वोल्टेज साइड, ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। प्राथमिक साइड को यानी कि तो वो जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट ज्ञात किया जाता है तब प्राथमिक वाइंडिंग को यानी कि लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट किया जाता है, प्राथमिक वाइंडिंग को भी नहीं करते हैं, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर रेटिंग आमतौर पर संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो यानी कि के भी ए में, जैसे कि ऑप्शन डी में दिया है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन को याद रखना है और एग्जाम में टाइम ज़्यादा लगाना नहीं है, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कब सांस लेता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जब सांस लेता है कब लेता है दोस्तों? जब उस समय जब भार घटता है, ठीक है, जब भार घटता है तब ये सांस लेता है। ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि इस पर लोड बढ़ता है, नहीं, लोड बढ़ने पर नहीं, उस पर भार घटने पर। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस ट्रांसफार्मर नो लोड करंट होता है। तो नो लोड करंट की बात किया जाए दोस्तों तो कम परिणाम और कम पावर फैक्टर का होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है।